लगता है, टाइम लगता है। पहले मैं ही करता था ऐसा, मैं ही सीख गया था पहले। उधर वाले क्लिक कर देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। आज तो कोई यूजर्स आया ही नहीं, यूज करो, जल्दी जल्दी आ जाओ। जब तक मैं सीट खोल लेता हूँ तुम्हारे लिए। पहले खोल। गुड मॉर्निंग डिम्पल, गुड मॉर्निंग रजत, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे। चलिए, कल कहाँ तक परफॉर्म कर चुके थे? आई थिंक 40। सभी पहले जल्दी जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जगो जगो, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ डब्लू, आप भी आ गए क्या? जल्दी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 रीड करेंगे। ओके, छुट्टी कर ली पर सब आ जाएंगे, मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को रीड करेंगे। पहले, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड फ्लेक्सरल रिजिडिटी ई आई सब्जेक्टेड टू यूडीएल। जल्दी से आंसर कर दो, बताने वाली आंसर बात नहीं है। एवरीवन, कितना बताया था याद करो, टेबल देखो, उठ जाओ सब। हाँ जल्दी जल्दी। ओके संजू, ऑप्शन नंबर सी। और ये किसकी वैल्यू थी? थीटा की। याद करो। और ये पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड की वजह थीटा। इतना याद हो जाना चाहिए सभी को। हाँ, ए भी थीटा, लेकिन थीटा किसका? पॉइंट लोड की वजह वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 41 आई थिंक अपन बहुत बार परफॉर्म कर चुके थे, करने की कोई जरूरत नहीं थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इतना अगर अपन कर लिया जाएगा, ऐसे इस तरह से अपन क्वेश्चंस कर लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, एवरीवन शुड बी रीड प्रॉपरली। सभी रीड करिए अच्छे से। आज कौन नहीं आया है टाइम पे? बहुत सारे नहीं आए आज टाइम पे। हाँ, मोहित आ गया। मोहित भी नहीं दिखाई दे रहा। राजकुमारी जी और कौन? सोनाली और संजू आ चुका है। मयंक, चलिए रीड करिए। ए कैंटिलीवर बीम इज हैविंग यंग मॉडुलस, ई का वैल्यू गिवन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, लेंथ गिवन है। व्हाट इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूछा है डब्ल्यू, विच द बीम कैन कैरी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 5 mm। कैंटिलीवर है, फ्री एंड पे निकालना है। ओके मुकुल, 42 का आंसर ए पक्का। सभी सभी सभी, एवरीवन एवरीवन, सभी रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चंस का। कैंटिलीवर पे यूडीएल। हाँ, कैंटिलीवर पे यूडीएल, दैट इज द WL4/ATI।
गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग। अपन को W फाइंड आउट करना है। आई थिंक सब कुछ गिवन है, डाटा पुट करो, आंसर लेके आओ। सब कुछ गिवन है, डाटा पुट करो, आंसर लेके आओ। कितना है ये डिफ्लेक्शन? 5। 8 ई इधर लेके जाओ, 8 ई इधर लेके जाओ, 8 ई कितना? 2 इंटू 10 की पावर 5। आई कितना? 8 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइड बाई एल की पावर 4। एल कितनी? ओके 2500 का डिवाइड बाई 4 निकाल लो। ए ऑप्शन पक्के से सभी का ऑप्शन आ जाए तो यस करना। सामने लिख दिया है। कितने सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जल्दी से किया जा सकता है। अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो ए ऑप्शन आ रहा है, जैसा आप सब कह रहे हो। अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे बोलना एक बार। वेरी गुड। क्या हो गया आज? कैसे उदास हो? पहले तो ये बताओ, क्यों उदासी छा रही है तुम्हारे? खुश रहा करो। कितनी बार समझाया तुम्हें? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग प्रजापति जी, गुड मॉर्निंग। वाई आर यू लेट? भली मैं क्लास में नहीं हूं, लेकिन लेट नहीं चलेगा। हम बाद में भी मिलते रहेंगे सब्जेक्ट के बाद में, डोंट वरी। धनंजय 20.48 आ रहा है। ओके ओके। धनंजय सिंह भाटी का आंसर कुछ अलग आ रहा है, तो उनके आंसर को चेक किया जाए। तो चेक करने के लिए एक बार चलो धनंजय, एक बार ये ले लेते हैं पीडीएफ। नहीं, ये अभी कैलकुलेट कर डालते हैं। कैल्सी अपने पास 5 इंटू 8 इंटू, पहले डाटा मुझे देखना पड़ेगा भैया, डाटा मुझे देखना पड़ेगा। वेरी गुड। अब नहीं देखना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके रवि, वेरी गुड रवि। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। W की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो Y की वैल्यू 5 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 7। वेरी गुड। ये तो गलत हो जाता है यार, इस पे छोटा लिखें थोड़ा इस पे। कुछ गलत लिखा मैंने। ओके, बिना कैल्सी के कैलकुलेशन नहीं होगी। ओके 4 से और मल्टीप्लाई 4 से हो गया, ऊपर पावर 4 लगाएंगे। आप कैल्सी से कर लेना। यहाँ थोड़ा सा कैल्सी बहुत ही खराब है, ये हटा सकते हैं क्या इसको? ऐसा भी तो नहीं है यार। ये पावर ड्राइन ऐसा ही नहीं ले रहा है, मैं इस कैल्सी को हटा रहा हूं। हाँ पावर है, हाँ बिल्कुल धोखेबाज अपना कैल्सी। तो आंसर बता दो जिसका एग्जैक्ट आंसर आया है। डी आंसर या ए आंसर? डी आंसर या ए आंसर? तो ए आंसर। तो भाटी साहब एक बार आप चेक कर लेना, मैंने डाटा पहले लिख दिए थे।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 43। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 15 सेकेंड। द डिफ्लेक्शन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ W। जल्दी से सिंपली सपोर्टेड बीम पे लगा देते तो आंसर 5/384 याद करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और तो कोई ऐसा नहीं है ना, एक बार ध्यान से देख लेना, आंसर तो ये और ये दोनों सही में, लेकिन यहां पावर 4 है, यहां पावर 3 है। अगर इंटेंसिटी होती तो पावर 4 और कैपिटल W होता तो पावर 3, याद रखना। वेरी गुड। अगले की ओर बढ़े, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। (44) Slope at the end of the simply supported beam L with uniformly distributed load। भैया स्लोप थीटा ए थीटा बी, थीटा ए थीटा बी। जल्दी से आंसर बताओ। जब यूडीएल लगाते थे तो कितना आता था? यूडीएल में आई थिंक सी ऑप्शन था, 44 में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी हो गया। वेरी गुड। ये 16 किस में आया था? ये 16 आंसर किस में आया था? एक बार रिफ्रेश कर देंगे। वेरी गुड। पॉइंट लोड में 16। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऑप्शन नंबर तो इसका तो सी जा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर 45। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द प्रॉपरली क्वेश्चन, प्रॉपरली तरीके से रीड करो। ए यूनिफॉर्मली कैंटिलीवर बीम हैज ए लेंथ ऑफ 2 मीटर, ए पॉइंट लोड ऑफ 6 किलोन्यूटन, the magnitude of the movement to be applied at the free end for 0 vertical deflection at that point। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पर मैंने करवाया हुआ है, सबसे बड़ी बात। मुकुल का आंसर आ चुका है 45 में, मुकुल ने डी ऑप्शन दिया है। वेरी गुड प्रजापति जी, सभी ट्राई करो, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं सभी का। प्रद्युम्न, वेरी गुड प्रद्युम्न। गोकुल बहुत अच्छे। डिम्पल ने भी डी ऑप्शन दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेसिकली क्वेश्चन है क्या? बेसिकली इसने कहा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन कर चुके थे। बेसिकली इसने कहा कि आपने एक पॉइंट लोड लगा रखा है, तो इसकी वजह से बी पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो नीचे की साइड होगा, और कितना नीचे होगा तो हमने कहा वाई बी की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज द पी एल क्यूब अपॉन 3EI। वेरी गुड दीपांजलि, अनीता, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब उसने ये कहा कि ऐसा करें, यहां पे एक मूवमेंट लगा दें, और इस मूवमेंट की वजह से देखो, इस पी की वजह से नीचे जाएगा, और ऐसा मूवमेंट लगाना है कि इसकी वजह से किधर जाए, ऊपर।
तो जितना इसकी वजह से नीचे जाए उतना ही इस मूवमेंट की वजह से ऊपर चला जाए, तो मूवमेंट की वजह से कितना आएगा वाई बी डेज ml स्क्वायर अपॉन, बोलो 2EI या कुछ और आएगा। फॉर्मूला देखो मेरे, सही है गलत है, फॉर्मूले चेक करो सभी के सभी। वेरी गुड, बहुत सही। अब दोनों को क्या कर दे कि नेट जीरो हो जाए, तो नेट जीरो मतलब जितना ऊपर जाए उतना नीचे, नेट डिफ्लेक्शन जीरो। तो बताइए वाई बी डेज बराबर वाई बी ml स्क्वायर अपॉन 2EI बराबर PL क्यूब अपॉन 3EI। EI से EI चला गया, ये भी चला गया, तो M बराबर 2/3 PL, 2/3 PL। आंसर ला दो अब 2/3 PL से, तो 2/3 PL, L कितनी है 2, तो ये हो गया 8। वेरी गुड राजकुमारी। सोनाली आपका आंसर गलत है, सोनाली आपका आंसर गलत है। ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी निकाला है 2/3, कितना निकाला है, तो हमने निकाला है, कहां गया, 2/3 PL। हाँ आंसर तो 2/3 PL करोगे। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऐसा भी आ जाए तो अब से डरना नहीं, प्रैक्टिस अच्छे से करना ओनली। चलो 46 को रीड करेंगे वन टाइम अच्छे से। वापस कैंटिलीवर आ चुका है तो वापस अच्छे से रीड करो। ए कैंटिलीवर बीम कैरी ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, टोटल लोड W ओवर इट्स होल लेंथ एंड ए कंसंट्रेटेड अपवर्ड लोड एट इट्स फ्री एंड। अरे यार जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, इसका रटा हुआ आंसर होना चाहिए अपन को, ये तो रटा हुआ आंसर होना चाहिए। 5/48 आएगा या नहीं आएगा? रटना भी मत हो, भली निकाल लेना एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अच्छे। बी या डी, बी या डी, आराम से। ओके बी या डी। 5/48 या 5/24? देखो बहुत अच्छे से देखना, टोटल लोड है डियर, टोटल लोड है, याद रखना टोटल लोड है, इंटेंसिटी नहीं है। टोटल लोड है, इंटेंसिटी नहीं है। ओके चलो बात करें, देखे क्या आता है अपन को, क्या पता। एक तो यूडीएल लगा रखा है, टोटल लोड कितना, W बराबर WL, और एक नीचे से लगा रखा है कितना, W। तो नेट कितना होगा, जल्दी से बताओ, नेट कितना होगा? तो डिफ्लेक्शन होगा इसकी वजह से तो नीचे, यूडीएल की वजह से तो नीचे, कितना नीचे, तो WL⁴ अपॉन 8EI माइनस इसकी वजह से कितना, कैपिटल WL³ अपॉन 3EI। आराम से आराम से आराम से। अब W इंटू L कैपिटल W के फॉर्म में रखो तो ये हो जाएगा WL³ अपॉन 8EI माइनस
WL³ अपॉन 3EI 24 इसका आया, कितने टाइम गया? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स गया? 5 टाइम्स। नहीं, ओके ओके, थोड़ा सा गलती, 3 और ये कितना गया? ओके 8 माइनस का आ रहा है साहब, माइनस का 5WL³ अपॉन 24। आराम से। अब बताओ माइनस का मतलब किधर होगा? नेट ऊपर, तो अपवर्ड होगा। कितना होगा? तो ये सी ऑप्शन होगा। नहीं आए समझ में तो वापस पूछ लेना, समझ में नहीं आए तो वापस पूछ लेना, और समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बी में डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, नेट डिफ्लेक्शन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? बी में ये डाउनवर्ड है जबकि ये अपवर्ड है, तो जो ये W होगा इसकी वजह से ज्यादा ऊपर जाएगा और इस UDL की वजह से कम नीचे आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्या गलती अपन ने की। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 47। जल्दी से आंसर कर दो इसका। तो इफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ प्लेन टेल, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, मूवमेंट M एट द फ्री एंड, द डिफ्लेक्शन कितना बताया था? अभी तो निकाले हैं, 45 में निकाले आई थिंक। डी ऑप्शन, बताने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। अगला 48। चलो 48, स्ट्रेन एनर्जी पूछी है, पहले क्वेश्चन को रीड करो। रजत क्वेश्चन को ध्यान से देखो। किसकी वजह से ज्यादा डिफ्लेक्शन है? पॉइंट लोड की वजह से ज्यादा डिफ्लेक्शन, और पॉइंट लोड की वजह से किधर जा रहा है? ऊपर। और यूडीएल किधर लेके जाना चाहता है? नीचे। तो आप ये देखो पॉइंट लोड की वजह से ऊपर जा रहा है वो। हाँ जी जल्दी से करवा दिया था मैंने, बिल्कुल करवा दिया था। आंसर बता दो, मैंने करवा दिया था। तो सभी आंसर बता दो, मैंने करवाया हुआ है। वेरी गुड राजकुमारी जी, सी ऑप्शन दे रहे हो सभी सी ऑप्शन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने ऐसे 3-4 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन याद कर लेना, अच्छे से बना लेना। जहां प्रॉब्लम हो पूछो। वेरी गुड, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। करवाना नहीं है ना? करवाया हुआ है। धनंजय सिंह बाटी, ये अभी तो करवाया था स्ट्रेन एनर्जी में, अभी स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढ़वाया था, तभी तो करवाया था कि आपके पास अगर ये था, पी लोड लगा हुआ था, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था? M² dx अपॉन 2EI।
प्रीवियस क्लास में साफ साफ करवाया है। मूवमेंट की इक्वेशन कितनी लिखाई थी, कितना मूवमेंट, पी एक्स, पुट कर दो। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से एल, एल ही ना बेवा, एल एल, एम स्क्वायर तो पी एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI कर लेना, अब आंसर आ जाएगा निकल के। ये प्रीवियस क्लास में मैंने से 2-4 क्वेश्चंस कराए हैं बहुत अच्छे से, मुझे पता है। चलो आगे बढ़े। डियर, अभी इस क्वेश्चंस को आपको छोड़ना पड़ेगा या आपको मैं आगे करवाऊंगा ऐसा। आगे करवाएंगे, इसमें कंसेप्ट है वो याद करेंगे। नहीं, ये तो कर सकते हैं आई थिंक। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये फिक्स बीम से आ जाएंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे निकलेंगे। ओके, 3 मिनट पीछे चलते हो, जियो का करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 49 और अपना 50 क्वेश्चन बचेगा। अभी मैं अच्छे से इसका कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। मैं पहले सारा 51 करवाऊंगा। 51 पे आ जाते हैं डायरेक्ट ही। दो क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। 51 वाला पढ़ो और अच्छे से क्वेश्चन निकालो, सभी के सभी ट्राई करो। 51, the ratio of maximum deflection of simply supported beam with a center load W and of the cantilever of same length and with a load W at the edge is free end। जल्दी से 51 का जल्दी से निकालो। सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, कितना होता है सेंटर लोड की वजह से, तो अपन ने पढ़ा था WL³ अपॉन 48EI सिंपली सपोर्टेड बीम में, और कैंटिलीवर में WL³ अपॉन 3EI। Y1 Y2 क्या करा, रेशियो पूछा इन्होंने, रेशियो निकाल लो। EI से EI चला जाएगा, WL³ से WL³ चला जाएगा, कितना आएगा 3/48, 1/16, 3/48, इसका मतलब कितना 1/16। बहुत अच्छे। जिसमें भी दिक्कत हो पूछते जाना, जिसको दिक्कत हो, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले रिटर्न हैं। बहुत अच्छे, आगे बढ़ सकते हैं 51 के बाद, क्या आगे बढ़ सकते हैं? यस। क्वेश्चन नंबर 52। सभी ध्यान से रीड करो। System A is a simply supported beam with a load P at the mid span. Very good. System B is the same beam but the load is replaced by a UDL of intensity P by L, where L is the length of span. The mid span deflection of the system B. बोलो, सभी ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम लेगा, हल्का सा 1 मिनट का। क्या दोनों के डिफ्लेक्शन सेम होंगे?
क्या दोनों, क्या बी का ए का ज्यादा होगा या कम होगा, ये सारे चीजें हैं। वेरी गुड मुकुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, सी ऑप्शन भी आ रहा है और बी ऑप्शन भी आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो सिस्टम में क्या है, पी मिड में लग रहा है तो कितना डिफ्लेक्शन, तो मैंने लगा दिया पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। और ये तो आ गया पहली बीम का, ए वाली बीम का, और बी वाली का आ गया 5/384। डब्लू, डब्लू की जगह कितना है, पी बाई एल का डब्लू एल क्यूब, एल की पावर 4 अपॉन ई आई। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो कि ये कितना आ गया, वाई बी आ गया पी एल क्यू अपॉन ई आई 5/384। अब डियर ये बड़ा या ये बड़ा, 1/48 बड़ा या फिर 5/384, बोलो कौन सा बड़ा है। 1/48 तो कितना होता है, 0.020, और 5/384 कितना होता है, 0.013। तो भैया ए ज्यादा है, बी कम है। ए ज्यादा है, ये था वाई ए, और ये वाली बी में, तो बी में कब डिफ्लेक्शन होगा, ए में ज्यादा होगा। बी क्या सिस्टम बी लेस देन दैट ऑफ ए, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो 51 में, 52 में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ध्यान से देख लो। वेरी गुड, अगला करवाया था कल ही करवाया है, ध्यान से देखो, कल आया था का, ये वापस करो 53 को। कल करवाया था, कल मैंने अच्छे से करवाया है, आराम से, डिक्रीज या इंक्रीज। वेरी गुड, बी या सी, बी या सी। क्या था कल, कैसे करवाया था, कर लेते हैं एक बार। सिंपली सपोर्टेड बी में ओरिजिनल डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम इफ द ओरिजिनल डेप्थ एंड विड्थ आर डबल, कुछ भी हो तो डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता था, आई पे। डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई के होता था, तो y1 अपॉन y2 बराबर I2 अपॉन I1 1/12 B2 D2 का क्यूब 1/12 B1 D1 का क्यूब, कट गया। B2 कितना है, डबल, तो आई थिंक ये हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा।
दोनों को डबल करेंगे तो 16, तो y1/16 बराबर y2। अब कर लो यार, कौन सा आ रहा है, सी या बी? वेरी गुड, 1/16। तो 1/16 का मतलब इससे तो कम होगा ही, y1 से तो कम होगा ही, तो डिक्रीज कर जाएगा। y1 से तो कम होगा, कितना कम होगा? तो यहां देख लो, y1 16 टाइम ज्यादा होगा y2 से, y1 16 टाइम ज्यादा होगा, तो y2 y1 से कम होगा, तो डिक्रीज करेगा। हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया सबको अच्छे से? यस करो पहले तो, अगर समझ में आ गया हो तो यस करो, तभी मुझे समझ में आएगा कि तुम कर भी रहे हो या मैं ही कर रहा हूं आज। सभी प्रॉपर्ली निकाल रहे हो ना घर पे अच्छे से? खुद को ही बनाना है, मैं तो यहां समझाऊंगा बस अब। अरे सभी बोलो यस। डियर अब बहुत कम टाइम बचा है अपने पास मिलने का। हाँ ओके, किसने पूछा है ये पूछा है गोकुल ने। गोकुल ने कहा है कैसे, देखो गोकुल सिंपल सी बात है कि फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम इफ द ओरिजिनल डेप्थ एंड विड्थ आर डबल, मतलब आप डबल कर दी है, तब बताइए डिफ्लेक्शन क्या होगा। पहली वाली का यहां से पढ़ो, इफ द ओरिजिनल डेप्थ एंड विड्थ आर डबल देन डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा किसके लिए पूछा होगा, जब विड्थ डबल और डेप्थ डबल कर दी होगी। प्रद्युम्न नहीं आया, प्रद्युम्न बोलो आया या नहीं आया समझ में, ये वाला आ गया, वेरी गुड। गोकुल गोकुल क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ के आंसर करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि जब आपने विड्थ और डेप्थ डबल कर दी तो बताइए डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो पहली वाली से डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, तो 6.25 डिक्रीज करेगा, इंक्रीज थोड़ा है। y2 y1 से कितना कम है, 1/16 का मतलब निकाल लो। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन, किसका डिफ्लेक्शन, पहली वाली का नहीं पूछा, दूसरी वाली का पूछा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ निकले। चलो देखे कितने करते हो, जल्दी से पढ़ो, क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। मैं सामने से हट रहा हूं, आराम से पढ़ो। एक कैंटिलीवर बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ L इज कैरिंग ए लोड P एट द फ्री एंड। इफ द मैकेनिकल पैरामीटर्स आर E एंड I देन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन PL³/3I। तो 1/3 का मतलब 0.33 होता है, आई थिंक 1/3 का मतलब 0.33 होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका तो बताने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, अपन पढ़ चुके हैं। 1/3 तो आता है, तो 1/3 का मतलब कितना हो गया। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अरे कंजुगेट बीम आ गया, जल्दी से आंसर करो। बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन इन कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम में जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो रियल बीम में डिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और अगर शियर फोर्स होता तो किसके बराबर, स्लोप के बराबर। वेरी गुड, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। अगर यही शियर फोर्स पूछ लेता तो किसके बराबर, शियर फोर्स किसके बराबर, स्लोप के बराबर। बहुत अच्छे। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन 56। अरे स्लोप क्या होता है, मैंने बताया था आपको पहली क्लास में स्टार्टिंग करते ही।
बताओ। बताओ क्या होता है स्लोप। अपन क्या करते थे, टेंजेंट खींचते थे और कहां से मेजर करते थे, इनिशियल से। इनिशियल से आराम से आंसर करो। अरे अरे अरे, गलत मत करो। अपन ने ये बनाया था, फिर इस पे क्या किया था स्लोप मेजर करने के लिए, इस पे टेंजेंट खींची थी। टेंजेंट खींचने के बाद इनिशियल अनबेंड, यहां से इनिशियल से कितना एंगल, दैट इज द थीटा। तो पढ़ो, एंगल दैट द टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व, इलास्टिक कर्व पे टेंजेंट सही है, विद द अनबेंड बीम एक्सिस, अनबेंड अनबेंड, सही आंसर ए। बी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, सी परपेंडिकुलर नहीं है और परपेंडिकुलर नहीं है। किसने गलत ऑप्शन दिया देखे, ऑप्शन सी दिया प्रद्युम्न ने और प्रजापति जी ने। तो प्रजापति जी और प्रद्युम्न, आपकी प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई? आराम से प्रॉब्लम समझो। अनबेंड, अनबेंड का मतलब, अनबेंड का मतलब इनिशियल, ओरिजिनल। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। चलो जल्दी से करो, बोलो। रेक्टेंगुलर बीम है, a rectangular beam of length L supported at the two end carry a central। अरे सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। सिंपली सपोर्टेड बीम में कहाँ होता है, सेंटर पे लोड लगाते थे तो बोलो। अरे सिंपली सपोर्टेड हो गया, पढ़ने से ही पता लग रहा है। सेंटर पे लोड लगाया, कहाँ होता है, मिड में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े एक कदम। अरे अरे जल्दी से, यूडीएल लगा दे तो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो पहले तो 5/384 WL⁴ अपॉन EI, कैसे कैसे यू रिड्यूस कर सकते हैं इसको। इंक्रीजिंग द लेंथ, बताइए। लेंथ को इंक्रीज करने पे, अरे भैया ये बढ़ेगा, नहीं कर सकते, गलत है। डिक्रीजिंग द डेप्थ, डेप्थ को अगर डिक्रीज किया जाए तो आई डिक्रीज होगा। ओके ओके, डेप्थ डिक्रीज करेंगे तो भैया अगर ये डिक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा। अगर विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जिसको समझ में नहीं आए पूछ लेना, मैं बिल्कुल फ्री हूं यहाँ पे बताने के लिए। सारी चीजें बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा मैं बोल नहीं रहा हूं, डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अच्छे से पढ़ चुके हैं चैप्टर को। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल। रीड करो, रीड करो। चलो निकालो, अच्छा क्वेश्चन है, सही है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। निकाल सकते हो तो निकालो इसको।
ओके, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पे आपके पास यूडीएल लग रहा है और एक यूडीएल के साथ एक कंसंट्रेटेड लोड भी लग रहा है। यूडीएल कितनी इंटेंसिटी का? W का, है ना? ओके, अलग अलग आंसर आए सबके इसमें, सबने अलग अलग आंसर किए इसमें। ओके, चलो इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। अगर कभी ऐसा आ जाए तो इसका एक ट्रिक है कि आपको यूडीएल भी दे रखा है और आपको मिड में एक पॉइंट लोड भी दे दिया, तो दो जो टोटल होगा वो आप अलग अलग जोड़ सकते हो, पॉइंट लोड की वजह से प्लस यूडीएल की वजह से। हाँ, दोनों को ऐड कर दो, तो दैट इज द WL³ अपॉन 48 EI प्लस WL³ 5 अपॉन 384 WL³ अपॉन EI। आराम से देख लो, आराम से देख लो, ऐसा किया जा सकता है, डोंट वरी। जब यूनिफॉर्म लोडिंग हो, कंटिन्यूस हो, तो यूनिफॉर्म में किया जा सकता है। आंसर बता दो अब दोनों को जोड़ने के बाद। और 384 लूंगा, अब मुझे इतना कैल्शियम यूज करूंगा, 384 डिवाइड बाई 48, 8 टाइम्स ये जाएगा, 5 टाइम्स ये होगा, WL³ अपॉन EI, तो ये कितना हो गया? 13 टाइम्स। आंसर देखो, थर्टीन 13। बोलो बोलो, आ गया सबको? गुड मॉर्निंग रजनीश, गुड मॉर्निंग। लेट कैसे आते हो? सॉरी। थ्री 384 समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। आ गया अगला 60। आप सभी के सभी इसको मैं आपके लिए इसमें टाइमर लगा देता हूं 2 मिनट का। 2 मिनट का टाइमर लगा देता हूं इसमें। और क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये लो, 2 मिनट से पहले कितने कर पाते हो इसे? आराम से 2 मिनट में करो इसको। टाइमर लग गया तुम्हारे पास। सभी ट्राई करो। 22 के आंसर आने चाहिए। ओके रजनीश जी, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे से क्लास को देख लेना। देखे कितने कर पाते हो। 1 मिनट गुजर चुका है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाओ।
प्रद्युम्न का आंसर बी आ चुका है 20। प्रद्युम्न ने 20 आंसर कर चुके हैं। देखिए प्रद्युम्न, वेरी गुड। देखते हैं आंसर क्या होता है। सभी का आने दो, मुझे पता नहीं है आंसर, मैं तो सॉल्व करूंगा। गोकुल का आया ए 10, गोकुल का 10, प्रद्युम्न का बी। प्रजापति जी का भी ए, वेरी गुड। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। सोनाली का ए, 12 सेकंड बचे हैं, 8 सेकंड, वेरी गुड डिम्पल। और स्टॉप कर दिया जाए, स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो ही नहीं रही, वॉच स्टॉप हो गई। वेरी गुड। तो जो टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस और ज्यादा करने की जरूरत है। बताओ, फ्री एंड पे कैंटिलीवर और मूवमेंट लगा दिया तो ml अपॉन EI तो थीटा होता था, और ml स्क्वायर अपॉन 2EI उसका डिफ्लेक्शन होता था। इतना जल्दी याद होना जरूरी है। अब क्या कहा, थीटा को कैसे लिख दें? तो इसको लिख सकते हैं ml अपॉन EI इंटू L/2 बराबर YB। ओके ओके, ये नहीं क्वेश्चन, तो ये है ही नहीं ना, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। ओके ओके, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ओके, क्वेश्चन अलग है थोड़ा, मैंने सोचा वो वाला है। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया, ओके वेरी गुड। चलो, पॉइंट लोड की वजह से कितना आता है साहब? ये आता है PL³ अपॉन 2EI बराबर थीटा बी। और अगर मूवमेंट लगा दे तो उसकी वजह से आता है ml स्क्वायर अपॉन 2EI। m गिवन है, m गिवन है, वेरी गुड। ml स्क्वायर ही आता है यहाँ पे, वेरी गुड। PL स्क्वायर अपॉन 2EI, तो यहां से निकाल लेंगे L स्क्वायर अपॉन 2EI, यहां से निकालेंगे ऊपर से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां से अपन निकालें तो L स्क्वायर अपॉन 2EI कितना आ गया? थीटा भी कितना? 0.001 डिवाइड बाई P कितना? 10 इंटू 10 की पावर 3। वेरी गुड। अब इस वाली वैल्यू को यहां रख दूं m की जगह, तो m है 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू L स्क्वायर की जगह रख दो 0.001 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 से 10 कितना हो रहा है? ये 10 mm कैसे आ रहा है? देखे कहाँ गलती कर दी अपन ने, गलती कहाँ की है? कहीं ना कहीं तो गलती अपन से हुई है। ओके, थीटा बी रख दिया, वेरी गुड। पी को नीचे लेके आ गए, पी कितना? 10 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। एम की जगह रख दिया 100 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, तो 100 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ मीटर है डियर, मीटर है तो 10 की पावर 3 और लगाएंगे तो 10 mm आ जाएगा। वेरी गुड, SI बिल्कुल मीटर है, तो मीटर को मीटर है, मीटर को mm में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 10 mm। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
सभी का आंसर आ चुका है 10 mm। हाँ या ना में आंसर करो, हाँ या ना में आंसर करो अब। और पहली बात है ना, ज्यादा अगर कैलकुलेशन नहीं बैठे आपसे, अगर आपको पता लग गया 10 आ रहा है लेकिन यूनिटी गलत है बस, तो 10 एक में ही ऑप्शन है, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं। हाँ 100 हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती, कि एक और एक में 100 हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर सॉल्व करना पड़ता सही से। लेकिन यहाँ 10 एक में आ रहा है तो आप यूनिट का भी खेला होगा, तब भी आप कहोगे यार करीबन 10 ही होगा, कुछ ना कुछ यूनिट मिस्टेक्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 61 आई थिंक ये कर चुके हैं, पढ़ो पहले। कैंटिलीवर है जिसका लेंथ एल है, कंसंट्रेटेड लोड लगा रखा है डब्ल्यू। इफ द लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर इज डबल देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड फॉर द सेम लोड विल बी। अरे यार लेंथ अगर डबल कर दी तो डिफ्लेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा? लेंथ अगर डबल कर दी तो पी एल क्यूब होता है पी एल क्यूब अपॉन 3i, दैट इज द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब। अगर 8 टाइम्स हो जाएगा आंसर, आंसर 8 टाइम्स। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि पी पे कैसे डिपेंड करता है, एल पे कैसे डिपेंड करता है, ई आई पे कैसे डिपेंड करता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 62 चलो क्वेश्चन नंबर 62 आराम से रीड करो। A simply supported beam of length L is subjected to point load P. Very good. अरे यार ये तो कर लिया था ना सर, कितनी बार कराओगे, सी ऑप्शन कितनी बार करेंगे? मैंने कहा ठीक है साहब, कर लिया आपने, बहुत बार कर लिया। सिंपली अगला पढ़े। लो करो अच्छा वाला, थोड़ा सा बताओ आंसर आराम से। टेक अ टाइम, और टाइम लेने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करो आराम से। आंसर अलग अलग आ रहे हैं यार सबके। आराम से करो, हो जाए फिर बोल देना। वेरी गुड। अरे डियर, ई आई नहीं है, ई आई नहीं है, ए ई है, ए ई है। ई आई होता तो डिफ्लेक्शन की बात करते, पर ए ई है तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो कंफ्यूज मत हो जाना, पहले चैप्टर का है, डिफ्लेक्शन में आ गया और आप कंफ्यूज हो जाओ। साहब एक प्रिज्मेटिक बार है, इसके सेल्फ वेट की वजह से WL/2AE पड़ा था। ए वेरी गुड। WL/2AE डी ऑप्शन हो गया, PL/2AE। डी होगा। पहले तो आप सबने डी दिया था, वेरी गुड, सबने डी कहा था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला $63 करवाया है भैया मैंने तो, क्लास में ही करवाया। ये 60 ओके 64 आएगा का, ओके 68 आ गया का, ओके ओके, थो सॉरी सॉरी सॉरी।
लो करो आराम से, बताओ कितना बताया था इसका। सिक्सटी फोर कल करवाया है, कल करवाया है 64। L/2 L/√3। ओके ओके, क्या करवाया था कल मैंने? ओके, आराम से आराम से। हम्म, 0.57 L/2 के करीबन, L/2 के करीबन कौन सा होगा? L/2 के करीबन, L/2 के करीबन कौन सा होगा? हाँ, 5/768 तो अपन मिड पे बताया था, और मिड के करीबन बिल्कुल पास में। ऑप्शन देख के बताओ जल्दी से, एग्जैक्ट नहीं है, बोलो किसके पास में जाएगा। हाँ, क्यों प्रद्युम्न? प्रद्युम्न क्यों? अपन ने क्या कहा था कि मिड में होगा, और मिड के आसपास देख लो। वो बेंडिंग मूवमेंट होता है, वो बेंडिंग मूवमेंट होता है, वो बेंडिंग मूवमेंट होता है भाटी साहब, भाटी साहब, वो बेंडिंग मूवमेंट होता है। हाँ, 0.5 L के करीबन कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ए ऑप्शन। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों का अगर अपन एवरेज ले ले तो 0.5 होगा। वेरी गुड, बहुत सही। तो घबराना नहीं है, कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे तो घबराने वाली बात नहीं है। वेरी गुड, अगला बढ़ जाए, यस करो, यस करो अगर समझ में आ गया हो तो। ओके, चलो, क्या हो रहा है साहब? चलिए चलिए, हाँ एवरेज बिल्कुल उसका वही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, और हम दे रहे हैं आपको इसको करने के लिए 1 मिनट, 1 मिनट देंगे, और 30 सेकंड में हो जाना चाहिए, 30 सेकंड में हो जाना चाहिए,
30 सेकंड में हो जाना चाहिए आई थिंक। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करो। 30 सेकंड तो हो गया, बहुत सारों के 30 सेकंड में आ गया, और बफर टाइम 30 सेकंड का और दिया। भैया फिक्स बीम पे जब सेंटर पे लोड लगा देते तो डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड का कितना टाइम्स आता था? कितना? 1/4 लिखाया था, याद करो, 1/4 लिखाया था। हाँ, तो पहला ऑप्शन हो गया ना डियर। इतना क्यों? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बढ़े। और मैंने यूडीएल में लगाया था 1/5 टाइम्स, 1/5 टाइम्स यूडीएल में लिखाया था और 1/4 टाइम्स उसमें लिखाया था। वेरी गुड। 66। अरे जल्दी से बता दो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। हाँ, 1/5 टाइम्स लो, आ गया एक और क्वेश्चन, वही 66। क्वेश्चन नंबर 66 यही आ गया। आराम से करो, टेंशन मत लो। बी ऑप्शन आ रहा है। का पूछा है कुछ और? कुछ और नहीं पूछा है, आराम से निकाल लो, वही पूछा है। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला लगाओ जल्दी जल्दी। WL³ अपॉन 192 EI, और दूसरे में कितना था? 5 कटी जाएगा तो 1/384 WL³ अपॉन EI, क्योंकि टोटल लोड दे दिया W। दोनों को डिवाइड करो, Y1 अपॉन Y2, तो 384 डिवाइड बाई 192, आई थिंक 2 टाइम्स, I think 2 times. Yes, very good. B option. हो गया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 67। भैया जल्दी से बोलो, रेक्टेंगुलर बीम का सिंपली सपोर्टेड में किस पे डिपेंड करेगा? 67 में वेरी गुड, ए ऑप्शन। क्यों? क्यों ए? अगर वेट की बात करें तो y इक्वल टू WL4 अपॉन कितना? 5/384 WL की पावर 4 अपॉन EI। अगर वेट मान ले इसको तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, क्यूब ऑफ डेप्थ, डेप्थ के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
लगा सकते हैं या नहीं? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ओके, ए ऑप्शन 68। चलो, कितनी स्ट्रेन एनर्जी निकाली थी इस केस में? सभी को सभी स्ट्रेन एनर्जी निकाला था अपन ने। सिक्सटी एट, 68। क्लास में नहीं निकाला तो निकाल लो। भैया सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे लोड लग रहा है W। L/2 मिड में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला याद करो। BCA, तो जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो UBC प्लस UCA, टोटल तो इतनी ही होगी। अरे हाँ या ना बोलते जाओ। भैया स्ट्रेन एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, अच्छे से याद करो। और टोटल कितनी? BC में प्लस AC में, लेकिन सिमेट्रिकल है तो आप ऐसा करो 2 टाइम्स ऑफ UBC कर दो। सिमेट्रिकल है तो जो CA में होगी उतनी ही BC में होगी। अब ऐसा करे, BC में निकालना है तो मूवमेंट की इक्वेशन बनाए। कितनी डिस्टेंस पे? X पे। RB की वैल्यू कितनी? W/2। याद करो। मूवमेंट बताओ जल्दी से सेक्शन पे। W/2 इंटू X रख दो यहाँ पे। लिमिट 0 से L/2 रखना। L/2 क्यों रखना? क्योंकि B से लेके C तक की बात चल रही है। मूवमेंट कितना? W/2 और X, इसका स्क्वायर dx/2EI। सभी सॉल्व करो, आंसर लेके आओ। जितना आंसर आया उसका 2 टाइम्स कर देना। ओके, 1-2 के आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कितना आया ये आया साहब W²/4 और 8 EI, तो ये आया। और x³ मतलब x³/3 आया और लिमिट 0 से L/2 EI। तो ये यहां से निकल के आया W² L/2 का क्यूब और 8 या 24 24 EI। तो W² L³ 2 की पावर 8 24 इंटू 8 EI। और जब यहां रखेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे तो 8 कट जाएगा, तो W² L³ और 24 इंटू 4 दैट इज 96 EI। और 2 है या 2, तो वह वो जो 192 आ रहा है उसको जब 2 टाइम्स करेंगे तो वह ये 96 आ जाएगा।
हाँ वे हाँ, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आएगा ये 192, लेकिन जब मुझे 2 टाइम्स करना है, ये तो UBC निकला है अपन ने पास, ये तो UBC निकाला है अपन ने। हाँ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। तो आंसर देखो 96 आंसर है। पॉइंट लोड यूनिट है, यूनिट है तो 1 रख दिया, यहां P² आएगा, यहां P² आएगा, लेकिन P की जगह 1 रख देंगे, यूनिट है। तो आंसर नंबर सी। हो गया हो तो आगे बढ़े, यस या नो में आंसर करो डियर। अगर अच्छे से हो गया हो तो आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 69। डिफ्लेक्शन से नहीं है, डिफ्लेक्शन से नहीं है, टॉर्शन से है। जल्दी से बताओ, फ्री एंड पे एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होता है? फ्री एंड पे एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होता है? याद करो डेरिवेशन। यहां तो फिक्स है, थीटा चेंज ही नहीं होगा, थीटा इक्वल टू थीटा भी। लेकिन सबसे ज्यादा कहां होगा? फ्री एंड पे। क्यों? जी थीटा बाई एल इक्वल टू TR अपॉन जे। तो जहां एल सबसे ज्यादा वहां थीटा सबसे ज्यादा। रेडियस की बात नहीं कर रहा, फ्री एंड की बात कर रहा है। फ्री एंड पे जो सेक्शन है उसकी, एट द फ्री एंड, फ्री एंड पे सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा वहां पे भी टॉप और बॉटम पे होगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे पहले फेल होता है? फ्री एंड वाला। ओके, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अब मैं 70 करूंगा। सभी को ये चीज समझ में आ गई? वेरी गुड। अगला 69 70 करें। क्या हुआ? पूरे हो गएगा? अरे डियर पूरे हो गए क्वेश्चन, लास्ट था ये। अब अपन नेक्स्ट वाली सीट में करेंगे। चलो वेरी गुड। आज के लिए बहुत यही, मतलब अगला चैप्टर करेंगे। तो मैं ये कह रहा था, मैं आज 2 चैप्टर के बारे में आपको जल्दी से बताऊंगा आधे घंटे में, और कल दोनों चैप्टर की दोनों सीट निकाल दूंगा। तो रेडी हो? हाँ, आपको किसी भी टॉपिक के अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है और प्रॉपरली नोट्स चाहिए, तो एक बार मुझे मैसेज डाल देना। मैं टाइम मिलते ही उस मैसेज का जवाब दूंगा। अभी 3 दिन से मैं आपको क्वेश्चन भी सेंड नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं आपको याद रखना, जब तक अपना साथ है तब तक आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे। डोंट वरी। ओके, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के नोट्स। वेरी गुड। बस मैसेज डाल दिया करो 1-2 दिन में, जब तक नहीं भेजू हर 3 दिन में एक बार याद दिला दिया करो। रजत, जब हम साफ्ट के बारे में बात करते हैं
तो ये अपना फिक्स एंड होता है। अब जब तक टॉर्क नहीं लगाएंगे, समझना मेरी बात रजत, जब तक टॉर्क नहीं लगाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए एक पॉइंट यहां है ए और ये एक पॉइंट यहां है बी, टॉर्क नहीं लगाया, दोनों एक ही लाइन में होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्क लगाया तो टॉर्क लगाते ही ए पॉइंट ए डैश पे पहुंच जाएगा, लेकिन बी वहीं रहेगा। बी वहीं रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि ये फिक्स पे है। और एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, समझना, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है? जो ये रेडियल लाइन है ना, ये कितने एंगल रोटेट हो गई है उससे ही कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये वाला, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है। ये रेडियल लाइन कितने एंगल ए से ए डैश पे पहुंचा, इसे बोलते हैं थीटा। पर ये बी डैश पे पहुंच रहा है, मतलब यहां थीटा 0। तो थीटा कौन से पे सबसे ज्यादा होगा? फ्री एंड वाले पे। कैसे पता किया सर? तो सर ने ऐसे पता किया कि टो बाय आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टी आर बाई जे। जो जी थीटा बाई एल है वो कांस्टेंट होता है हमेशा, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे इसका रेशियो कांस्टेंट। तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल। एल जहां सबसे ज्यादा होगा वहां थीटा सबसे ज्यादा होगा। तो एल कहां से मेजर करते हैं? फिक्स एंड से। फिक्स एंड से मेजर किया जाता है इसको। हाँ, सब OCF क्या है? ओके, उसमें ओके, ठीक है। मेरी बात सुनना, यहां थीटा 0 है, मतलब यहां से एल यहां 0 है तभी थीटा 0 है। एल सबसे ज्यादा कहां होगा? फ्री एंड पे। फ्री एंड पे एल सबसे ज्यादा होगा, इसलिए थीटा सबसे ज्यादा फ्री एंड वाले पे होगा। और थ्योरी में पहुंच दूंगा, टेंशन नहीं है। डबल 728051014। कार्यक्रम शुरू करें आगे का? थोड़ा पानी पी लिया जाए फिर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्ट और कॉलम। स्ट्रक्ट और कॉलम, और इसमें एक और जोड़ लो चैप्टर, प्रेशर वेशल भी इसी के साथ पढ़ के कंप्लीट करेंगे। क्या हम सब स्ट्रेन एनर्जी पढ़ चुके हैं? सब हाँ या ना में जवाब दो। क्या अपन स्ट्रेन एनर्जी पढ़ चुके हैं? क्या अपन स्ट्रेन एनर्जी पढ़ चुके हैं? अच्छे से पढ़ा है? ओके, नवीन पढ़ चुके हैं अपन, मैंने अच्छे से पढ़ा है आपको स्ट्रेन एनर्जी पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, बिल्कुल। तो कल मैं एक स्ट्रेन एनर्जी की पूरी सीट कंप्लीट करूंगा 30 मिनट्स में, और 30 मिनट्स में उसे कंप्लीट करने के बाद मैं स्ट्रक्ट और कॉलम की सीट्स कंप्लीट करूंगा प्रेशर वेशल्स की।
तो सबसे पहले बताओ ये स्ट्रक्ट, ये कॉलम या स्ट्रक्ट क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर करो। स्ट्रक्ट क्या होते हैं? स्ट्रक्ट क्या होते हैं? छोटे से में समझा दो मुझे, स्ट्रक्ट क्या होता है? वेरी गुड। एनी कंप्रेशन मेंबर, एनी कंप्रेशन मेंबर कोई नहीं, एनी कंप्रेशन मेंबर इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्ट। अब ये स्ट्रक्ट जो हो सकता है वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। ये सारे के सारे स्ट्रक्ट हैं और इन पे कंप्रेसिव फोर्स लगा दो। सारे के सारे स्ट्रक्ट हैं, लेकिन जो ये वर्टिकल स्ट्रक्ट होगा, ये जो वर्टिकल स्ट्रक्ट होगा इसे कॉलम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कॉलम। वर्टिकल स्ट्रक्ट इज कॉल्ड एज ए कॉलम। बात करेंगे बिल्कुल। और बेसिकली इनकी हाइट 3 मीटर से कैसी होती है? 3 मीटर से, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो याद रखना वर्टिकल स्ट्रक्ट को ही कॉलम बोला जाता है। और आप सिविल से हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इन पे सब कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो इसमें 2 टाइप का फेलियर आता है। याद रखना, इनमें 2 टाइप का फेलियर होता है, 3 टाइप का फेलियर होता है। या तो बकलिंग में फेल होगा, या क्रशिंग में फेल होगा, या दोनों में फेल होगा। फेलियर 2 टाइप का, 3 टाइप का मान लो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फेलियर इनमें 3 टाइप का होगा, बकलिंग, क्रशिंग और बोथ। हाँ, 3 टाइप का फेलियर देखा गया इनमें। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात मैं अच्छे से कर रहा हूं। जब किसी पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आती है सिग्मा सी, पीसी अपॉन ए। इसे क्रशिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हो। कोई कॉलम है, कोई स्ट्रक्ट है और उस पर जब कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाएगा तो ये स्ट्रेस आएगी कंप्रेसिव, सिग्मा सी, पीसी बाई ए। आई थिंक यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस करो, यस करो जल्दी से। अब आ जाओ, लॉन्ग कॉलम की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल डियर, ये लॉन्ग कॉलम होते क्या हैं? तो पहले बात तो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले याद करना कि लॉन्ग कॉलम में जो फेलियर होगा वो बकलिंग होगा, और शॉर्ट कॉलम में जो जनरली फेलियर होता है वो कौन सा होता है? क्रशिंग फेलियर। क्रशिंग का मतलब होता है बिखरना। ईट जो होती है, ब्रिक जो होती है, उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो वो बकल नहीं करती, वो क्रश हो जाती है। हाँ, चूरा, बिल्कुल चूरा हो जाता है। क्रशिंग, दैट इज कॉल्ड द क्रशिंग। अब मेरी बात समझना, ये बकलिंग कौन से, लॉन्ग कॉलम कौन से होंगे? तो लॉन्ग कॉलम जिनका डाया या जिनकी रेडियस लेंथ के कंपेयर में बहुत ही कम होगी। मतलब डाया ले लो, जो डाया होगा वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू लेंथ। ऐसे स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं सिलेंडर स्ट्रक्चर। सिलेंडर स्ट्रक्चर
कौन सा स्ट्रक्चर? सिलेंडर। सिलेंडर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? जिनकी डाया एज कंपेयर टू लेंथ बहुत कम होती है। आप अपनी रिफिल निकालो, जब रिफिल निकालोगे उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो बकल होगी, देख लेना, क्योंकि वो सिलेंडर स्ट्रक्चर है। तो जो भी सिलेंडर स्ट्रक्चर होगा, अब कोई पूछ ले कि सर ये सिलेंडर स्ट्रक्चर होता क्या है, सब बताएंगे, धनंजय सिंह भाटी सब बताएंगे। पहले हर चीज को समझो। ये सिलेंडर स्ट्रक्चर होता क्या है? जिनमें डाया लेंथ के कंपेयर में बहुत कम होती है, लेंथ ज्यादा होती है और डाया कम होता है। ऐसे में अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो वो बकल होगा। अब बिल्कुल, वेरी गुड। अब अपन से पूछा गया कि कोई कॉलम है, कोई कॉलम है और इस कॉलम पे अगर आपने कोई कंप्रेसिव फोर्स लगाया, लॉन्ग कॉलम है, इस पे अपन ने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, तो इस कंप्रेसिव फोर्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए जिससे इसमें बकलिंग आ जाए, ये बकल करना स्टार्ट कर दे? तो इसकी वैल्यू दी आइलैंड ने, जिसे आप यूलर बोलते हो। वो अलग है रजत, वो अलग है, वो अलग है रजत। यस यस, बहुत अच्छे। तो बकलिंग लोड क्या होगा? तो इट इज द मिनिमम लोड एट विच कॉलम बकल। वो मिनिमम लोड जिसपे कॉलम बकल कर जाए। जैसे मैंने अगर इस पे मेरा लगाया कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स लगाया मैंने, मैं 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पे जैसे ही पहुंचा, जैसे ही ये P 10 के बराबर हुआ, 10 न्यूटन के बराबर हुआ, इसमें बकलिंग स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई? इसमें बकलिंग। तो उस लोड को, इस लोड को बकलिंग लोड बोला जाएगा। इस देखो, बकलिंग लोड, इसी को बोला जाता है क्रिटिकल, इसी को बोला जाता है फेलियर, इसी को बोला जाता है लिमिटिंग, इसी को बोला जाता है आइलर। ये सारे इसी के नाम हैं। बकलिंग, क्रिपलिंग, आइलर, फेलियर, आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग, क्रिटिकल, ये सारे किसके हैं? बकलिंग का लोड। अब इस लोड की वैल्यू किसने दी? तो इस लोड की वैल्यू आइलर ने दी। कितनी दी? तो पीबी बराबर एक फॉर्मूला पढ़ोगे, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई का स्क्वायर। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। पीबी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर। वेरी गुड। जहां पे आई मिनिमम क्या है? इट इज कॉल्ड द लिस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और एल ई क्या है? एल ई को बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ। वेरी गुड। लिस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई थिंक सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यस करो, सभी ने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अच्छे से? वेरी गुड, बहुत सही। आगे बात करें, आई मिनिमम क्यों लिया? क्या जरूरत थी मिनिमम लेने की? यहां आई मिनिमम ही क्यों लिया जाता है? तो डियर याद देखो, यहां पे जब अपने पास एक 3D में कॉलम बनाता हूं मैं,
आई मिनिमम देखो हमेशा सेंटर पे लोड लगाओगे, अंदर की साइड है, ये बिल्कुल बीच से जा रही है। अब क्या है कि ये तो इसकी एक्स एक्स होगी और ये वाली इसकी वाई वाई होगी। अब डियर जब ये कॉलम बकल करता है तो अगर पीबी की वैल्यू निकालूं मैं पहले एक्स एक्स में, मतलब अगर आपको एक्स एक्स के अलोंग इसे बकल करवाना है, एक्स और एक्स के अलोंग इसे बकल करवाना है, जैसे ये अगर आपको ये कॉलम है और इसे ऐसे बकल करवाना है एक्स और एक्स में, तो आप लिखोगे पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम की जगह आई एक्स एक्स अपॉन लेंथ तो सेम रहेगी, इसकी भी एल है तो एल ई के स्क्वायर कर दो। इसी तरीके से अगर इसे वाई वाई में बकल करवाना है, वाई वाई का मतलब होगा आगे से ऐसे बकल करवाना है। ये एक्स में बकल हो रहा है और ये वाई में, तो यह आपको रखना पड़ेगा पाई स्क्वायर ई आई वाई वाई अपॉन एल ई का स्क्वायर। ध्यान से देख लो। अब मान लो इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है और इसकी वैल्यू 12 न्यूटन है, तो जब मैं इस पे लोड लगाऊंगा, जब मैं इस पे लोड लगाऊंगा P, तो P जैसे ही 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 जैसे ही पहले किस पे पहुंचेगा 10 पे, तो 10 पे पहुंचते ही कौन सी एक्सिस में बकलिंग हो जाएगी, एक्स एक्स में बकलिंग हो जाएगी। तो यही मेरे लिए बकलिंग लोड होगा। क्यों? जिसमें आई कम होगा। अब इन दोनों में से आई किसका कम है? ऊपर वाले का आई कम है। जिसका आई कम होगा, आई का मतलब मैंने क्या बताया था? रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। मैंने बताया था आई का मतलब रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, मतलब ये बेंडिंग को कम रजिस्ट करेगा, ये ज्यादा रजिस्ट करेगा, मतलब ये बेंडिंग मतलब बकलिंग नहीं होने देगा और ये बकलिंग होने देगा। इसलिए ही आप इसी को बकलिंग लोड मान लेते हो। इसलिए हमेशा आई मिनिमम लेना, हमेशा चेक करना, आई एक्स एक्स और आई वाई दोनों निकालना, दोनों में से जो मिनिमम है उसी को रखना। यहां गलती हो जाती है तो ध्यान दिला रहा हूं। समझ में आ गई यहां तक की कहानी? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखो आप, ये जो बकलिंग लोड आया ना अपने पास, ये बकलिंग लोड क्या है? अपने पास एक 3D में कॉलम बना देता हूं ऐसा, ये 3D में बना दिया, ये 2D में बना दिया, और 1D में लाइन दिखेगी, 1D में ओनली लाइन दिखेगी। तो ये कॉलम है। तो ये कॉलम का जो बकलिंग लोड होता है वो डिपेंड करता है किस पे? एंड कंडीशन पे। एंड कंडीशन, अगर आपके पास दोनों एंड हिंज है, और आप इस पे लगाए पॉइंट लोड P, तो इसमें बकलिंग होगी। अब इसमें बकलिंग कराने के लिए जो बकलिंग लोड की वैल्यू होगी वो आता है, उसका फॉर्मूला निकलता है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। बिल्कुल बात करेंगे बाद में इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, सारी बातें मुझे करनी है। तुम अपना जिसको जितना पता है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला लिखा था मैंने, पी बी इक्वल टू क्या, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। तो बताओ एल स्क्वायर की जगह कितना है, एल स्क्वायर की जगह कितना है अगर कंपेयर करें तो दोनों को। हाँ, तो इफेक्टिव लेंथ की बात करो, एल ई बराबर एल लिखोगे। वेरी गुड। अब हटाओ इसको। अगर इसी कॉलम के, कॉलम सेम है, इसी कॉलम के दोनों एंड को फिक्स कर दिया जाए, दोनों एंड को फिक्स कर दिया जाए और फोर्स लगाया जाए, तो इस फोर्स की वो वैल्यू जहां ये बकल होगा उसकी वैल्यू निकल के आती है फाइनली 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। भैया इस वाले केस में सेम कॉलम है, यही कॉलम है, लेकिन एंड कंडीशन चेंज कर दी है। कॉलम बिल्कुल सेम, वही लेंथ एल, सेम टू सेम, हर डाटा सेम, लेकिन एंड कंडीशन चेंज करने पे बकलिंग लोड की वैल्यू बदल जाती है, बदल जाती है। अब इस बकलिंग लोड को मुझे मेरे फाइनल फॉर्मूले के टर्म्स में लिखना है, तो फाइनल क्या था, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई का स्क्वायर। तो कंपेयर करो दोनों को, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम सेम, तो एल स्क्वायर की जगह कितना रख दे, एल स्क्वायर बाई 4, तो एल ई बराबर कितना आ गया इस केस में, एल बाई 2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ सकते हैं क्या, आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी को, सेम कॉलम है वही पहले वाला ही, लेकिन एक एंड फिक्स कर दिया, एक फ्री कर दिया। अब इस पे देखना चाहा कि क्या होगा, तो जब इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया तो ये कॉलम बकल हुआ, तो इसको बकलिंग करवाने के लिए जो लोड की वैल्यू आई पीबी की, वो आई पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन 4l स्क्वायर। अगर उसी फाइनल फॉर्मूले से कंपेयर करें तो एल ई बराबर कितना होगा, 2l। जहां समझ में नहीं आए थ्योरी वहां पूछ लेना। ओके रजत, रजत यही कॉलम था सेम, लेकिन जैसे एंड कंडीशन चेंज की और फोर्स लगाया तो इसको बकल करवाने के लिए इतनी वैल्यू चाहिए, तो आपको इस फॉर्मूले को सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना इसमें। तो बताओ, इस 4 को नीचे ले जाएं रजत, इस 4 को नीचे ले जाएं यहां से हटा के, तो अब एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई 4, तो एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई 4, तो एल ई बराबर कितना आ जाएगा, एल बाई 2। यस या नो, यस या नो रजत। हाँ आ जाओ। अब सेम टू सेम यहां बात करो, उसी से कंपेयर करो, एक ही फॉर्मूले से, कि एक ही याद करना पड़े। अब एल स्क्वायर बराबर 4l स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 4l स्क्वायर, तो एल बराबर 2l कर दो। तो केस नंबर 3 बोलते हैं इसे, और केस नंबर लास्ट।
एक एंड फिक्स कर दिया, एक एंड हिंज कर दिया, वही लेंथ तो एल ही है भैया। अब आपसे बोला कि बताओ कितना लोड चाहिए इसको बकल कराने के लिए, तो आपने बोला इस P की वैल्यू PB के बराबर हो, जो आया 2 पाई स्क्वायर E I मिनिमम अपॉन L स्क्वायर। हाँ, सारे फॉर्मूले के लिए एक एक डेरिवेशन होता है, और लास्ट के जो 2 डेरिवेशन है वो 3-3 पेज के डेरिवेशन है। कभी बुक खोल के देखना, लास्ट के दोनों के डेरिवेशन 3-3 पेज के होंगे और पहले का डेरिवेशन 1 पेज का होगा, इसलिए कभी डेरिवेशन नहीं करते हैं। और इस केस को कंपेयर करो तो L बराबर L/√2 होगा। तो डियर आज आप इतना ही करोगे, कल मैं इसको आधे घंटे में दोनों चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, थ्योरी को। हाँ, निकाल लेना L/√2 जो भी आए, ठीक है। दोनों चैप्टर को मैं आधे घंटे में कंप्लीट करूंगा और कल अपन 3 सीट एक साथ कंप्लीट करेंगे। 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स। और अपन जहां तक है, कल अपनी 20 तारीख है तो 21 तारीख तक इस सीट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। 21 तारीख तक पूरी सीट कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं सीट नंबर 2 दूसरी सीट कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, बस क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। उस सीट को अपन 3 दिन में पूरी करेंगे। उसके बाद सीट नंबर 3 करवाऊंगा, और सीट नंबर 3 जब करवाऊंगा तो उसको भी अपन 3 दिन में पूरी करेंगे, जिसमें करीबन 150 क्वेश्चन और हैं। थर्ड केस में यहां लिख लो 1 एंड फिक्स एंड अदर इज हिंज। वन एंड फिक्स अदर इज फ्री। अरे पॉल होता है ना, इलेक्ट्रिकल पॉल, वही है इलेक्ट्रिकल पॉल, ऐसा ही होता है। एक एंड फिक्स होता है, एक। हाँ, 1 वीक के अंदर अपना टारगेट रहेगा कि सब कुछ अब कर दें। और इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई थिंक अपन को नहीं लगता कि अब आउट ऑफ कोर्स जाएगा। इतना बस आप इसी को रिपीट करते रहना। कोई दिक्कत हो तो मैं और क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूं टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम पे चलता ही रहेगा अपना सिलसिला। चलिए, अब हम कल मिलेंगे डियर, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। तो निम्बस के साथ बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।